जो है आप हिंदी में कहते हैं न्याय शास्त्र। ठीक है। आप में से शायद कुछ लोग हिंदी मीडियम से होंगे, क्योंकि मैं प्योर हिंदी मीडियम से हूँ। ठीक है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस को आप लोग न्याय शास्त्र कहते हैं। न्याय शास्त्र का मतलब है, मान लो आपने कोई क्राइम किया। ठीक है। मान लो ट्रैफिक का कोई रूल ब्रेक कर दिया, तो उसके लिए कितनी सजा होगी, कितनी पेनल्टी लगेगी, वो सारा आपका जो है कोई ना कोई वो रूल बताएगा। ठीक है। वो कोई रूल रेगुलेशन बताएगा कि आपने कोई रूल ब्रेक किया तो उसके अकॉर्डिंग आपको कितना जो है, क्या पेनल्टी लगेगी, कितने टाइम आपको जेल जाना पड़ेगा, कितना टाइम आपको जो है जो आपको पेनल्टी देनी है वो देनी है। ठीक है। अब जब आप जूरीज की बात करते हो तो मान लो आप जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको 7 फंडामेंटल राइट पता है। ठीक है। फंडामेंटल राइट होते हैं आपके मौलिक अधिकार, मतलब जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर इमरजेंसी की कंडीशन जैसे इंदिरा गांधी ने लगाई थी, उस टाइम पर ये मौलिक अधिकार जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, आप एनसीईआरटी की बुक कभी खोल के देखोगे तो वहां आपको लिखे मिलेंगे। ठीक है। इसमें राइट टू चूज द रिलीजन, चेंज द रिलीजन और विरोध करना, ये सारी चीजें इसके साथ फंडामेंटल राइट में है। ठीक है। कि आप कहीं भी घूम फिर सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो, किसी भी धर्म को अपना लो, किसी भी जाति में चले जाओ, वो सारे आपके साथ फंडामेंटल राइट है। अब आप देखते हो कि कुछ भी होता है तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, ये आपकी सड़कों पे आ जाती है। ठीक है। जैसे आप लोग आ जाओ या कोई और सड़कों पे उतर आए कि हमारी स्कॉलरशिप बढ़ा दो, हमें पास कर दो, तो वो आपको राइट दिया हुआ है कि आप जो है विरोध कर सकते हो किसी भी चीज का, चाहे वो पॉलिटिकल है या कुछ और है। ठीक है। तो वो आपके साथ फंडामेंटल जो है वो राइट्स। अब इसमें एक राइट टू एजुकेशन भी इंक्लूड है। ठीक है। तो ये सारा आपका जूरीस है। अब जूरिस्प्रूडेंस को, न्याय शास्त्र को पढ़ने से पहले आपको एक चीज समझ लेनी चाहिए कि बिल बनाता कौन है। ठीक है। बिल बनाने के बाद ये जो देश में लागू कौन करता है, मतलब एग्जीक्यूट कौन करता है, और मान लो कोई ब्रेक करता है तो उस रूल को जो है फॉलो कौन कराएगा। ठीक है। जैसे अब मान लो, जैसे इलेक्शन होते हैं। ठीक है। आपने किसको वोट दिया, चलो मान लो बीजेपी को वोट दिया आपने, तो बीजेपी के मेंबर जो है पार्लियामेंट में बैठेंगे। वो पार्लियामेंट में बैठ के क्या करेंगे, लॉ बनाएंगे। अब वो लॉ लागू किस पे होंगे, आप लोगों पे। तो मतलब बेवकूफ बनाने वाली बात है वैसे तो, क्या आपने जिनको वोट दिया वो आपके ऊपर रूल रेगुलेशन लगा रहे हैं कि इस तरफ चलो रोड पे, ऐसे मत चलो। वोट भी आपने दिया और रूल रेगुलेशन भी आपके ऊपर लगाएंगे। ठीक है। पर वो जरूरी है ताकि सारी चीजें डिसिप्लिन में हो। जैसे आप अगर आप रोड पे जाते हो तो एक पे एक साइड ट्रैफिक आ रहा होता है, एक साइड ट्रैफिक जा रहा होता है, तो ये रूल के अकॉर्डिंग है। गाड़ी की सीट इंडिया में जो है एक राइट हैंड साइड है शायद, और जो आपका यूएस या दूसरी कंट्रीज में है वहाँ लेफ्ट हैंड साइड है। तो हर एक कंट्रीज ने अपने रूल रेगुलेशंस बनाए हुए हैं ताकि उनका जो कंट्री है वो डिसिप्लिन में चले। हालांकि इंडिया में इतना जो है रूल फॉलो कराना बहुत टफ है। आप देख लो, लोग कहीं पे भी कूड़ा डाल देते हैं। ठीक है। लोगों को आई कार्ड डालने के लिए बोलो तो वो आई कार्ड नहीं डालते हैं, मतलब रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है। तो वो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन आप किस किस से फॉलो कराओगे। ठीक है। अब क्या होता है, हर एक कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में है, सिवाय एक देश के। जो यूनाइटेड किंगडम है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो रिटन फॉर्म में नहीं है। ठीक है। उसका संविधान वो ओरल वाला है। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यूनाइटेड किंगडम है, उसका संविधान ओरल वाला है, वो रिटन फॉर्म में नहीं है। अगर मैं और एक्सेस में बताऊं, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके मेंबर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और जो थे हेड वो राजेंद्र प्रसाद थे, जो आपके पहले प्रेसिडेंट थे। ठीक है। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये मेनली बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस के रेफरेंस को लेके बनाया गया है। हमने खुद अपना जनरेट नहीं किया है, हमने बहुत सारे जो बुक्स हैं, जैसे आप एक बुक से नहीं पढ़ते हो, काफी सारी बुक से पढ़ते हो तो आप पास हो जाते हो, वैसे ही बहुत सारी बुक का रेफरेंस लेके वो बनाया गया है। ठीक है। जैसे मेन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूएस को फॉलो करता है। जैसे यूएस में भी सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, वैसे ही इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, स्टेट कोर्ट है। ठीक है। एक बात मैं और आपको नॉलेज के लिए बता दूं, जैसे आपको ये तो पता है कि रूल पार्लियामेंट में बनते हैं।
ये मैं आपको एक्सेस बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा जो है ना जूरिस को लेके इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। मान लो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने तो लॉ बना दिया। अब सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो आपका दिल्ली में है, उसके पास आपके क्या है, केसेस आते हैं। अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस में, जैसे आपको कोई भी केस याद है, मान लो आरुषि वाला केस था एक, शायद आरुषि हत्याकांड वाला, जिसमें आपने वो कुछ देखा होगा, या कोई डिवोर्स का केस देख लो कि डिवोर्स होता है तो जो हस्बैंड है वो अपनी सैलरी का 25% जो है अपनी वाइफ को देगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन एक केस में दिया। तो ये जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, आप इसको एज ए लॉ ट्रीट कर सकते हो। क्योंकि अगर मान लो कोई दूसरा केस वैसे ही आता है, तो सुप्रीम कोर्ट को जब जो आपके एडवोकेट है वो ये दलील दे सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में जो है इस तरीके से फैसला दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट को उसको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है जो लॉ में लिखा है वो भी आपका है तो सही, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है किसी केस में, तो आप उसका रेफरेंस लेके जो है अपनी दलील या आप जो भी अपनी बात जो है वो रख सकता है। इसलिए जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनको सबसे पहले जो पुराने केसेस हैं वो पढ़ाए जाते हैं, खासकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। जैसे एक केस मुझे याद है कि जैसे जो ये आपके वर्कर होते हैं जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है, इनको कभी भी हटाया जा सकता है। तो एक पर्सन था, तो उसका जो है सैलरी एक साल से नहीं दी थी। ठीक है, तो वो हाई कोर्ट में केस जीत गया। हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि इसको इसकी एक साल की सैलरी प्लस इंटरेस्ट दिया जाए। फिर जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ने पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉन्ट्रेक्चुअल वाले केस में एक साल की सिर्फ सैलरी मिलेगी, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मान लो किसी की सैलरी 1 लाख रुपए पर महीना है, तो 12 लाख के ऊपर अब एक साल का इंटरेस्ट आप 6 से 7% या 10% भी लगाओ तो कुछ अमाउंट आपका बन जाता है, 1 से 2 लाख रुपए। तो ये नहीं मिलेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे जो फैसले हैं वो हाई कोर्ट के बदल देता है। जैसे अभी वो मंदिर और वो फवारे का चल रहा है, तो कई बार कहते हैं कि वो सर्वे होगा नहीं होगा। जो आपकी कार्बन डेटिंग है, C14 से करते हैं कार्बन डेटिंग, जब आपको फोजिल के बारे में पता लगाना होता है, फोजिल फ्यूल्स के बारे में। इन द एंड आप हिंदू मुस्लिम कर लो काम, एंड में साइंस आती है। वहां मंदिर था, मस्जिद था, तो वो C14 से पता लगाएंगे। C14 से ये पता लगाते हैं कि ये कितना पुराना है। ठीक है, अगर आपको इससे भी ज्यादा पुरानी चीजों का पता लगाना है, फिर आप यूरेनियम का यूज करते हो, यूरेनियम की डेटिंग करते हो, ये पता लगाने के लिए कि ये चीज कितनी पुरानी है। इसलिए जो मंदिर मस्जिद, जो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो भी वो खोजबीन करता है, उसकी कार्बन डेटिंग कराता है कि वो कितना पुराना है। ठीक है, आप लोगों ने इवोल्यूशन में 11th 12th में शायद पढ़ा होगा। ठीक है, बताने के लिए तो जूरिस में बहुत सारा है, पर मैं आपको इतना यहाँ पे रोक के चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि फार्मा से रिलेटेड पढ़ना है, वरना तो बहुत कुछ है जूरिस में। ठीक है, इसको हिंदी में आप न्याय शास्त्र कहते हैं। 7 फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपको मेनली पता होने चाहिए। किसने ड्राफ्टिंग कमेटी थी, कौन ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर था, कौन सेक्रेटरी था, वो सारा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो जूरिस वर्ड है, जो जूरिस वर्ड जो है ये आपका आया है आपके दो टर्म से आया। एक आपका वर्ड जूरिस है और एक आपका प्रूडेंशियल। मैंने बता तो दिया, वैसे न्याय शास्त्र है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, न्याय शास्त्र आप इसको बोलते हो। ठीक है, जैसे अब जूलॉजी जो लोग करते हैं उनको हिंदी में जंतु शास्त्री बोलते हैं। ठीक है, और जो लोग बॉटनी से पढ़ते हैं उनको आप बोलते हो वनस्पति शास्त्री हिंदी में जब बोलते हो। फार्मा को बोलते हो आप भेषज विज्ञान शास्त्री, जो आप लोग कर रहे हो। ठीक है, आई थिंक जे आएगा। तो जूरिस मतलब लॉ और नॉलेज, तो नॉलेज ऑफ लॉ को आप जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। कई बार आप इसको फोरेंसिक के नाम से भी जानते हो। जनरली फोरेंसिक आप में इंक्लूड नहीं है, लेकिन आप क्या बोलते हो, फोरेंसिक फार्मेसी। तो थोड़ा बहुत पॉइंट इंक्लूड होता है, पॉइजन वगैरह, तो आप फोरेंसिक फार्मेसी बोलते हो। फोरेंसिक साइंस की बुक एमबीबीएस वालों को पढ़ाई जाती है। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि कोई सुसाइड करता है तो जो रस्सी है उसका O मार्क आता है, B मार्क आता है। ये एमबीबीएस स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। किसी को पॉइजन दिया है, किसी को कोई इंजेक्शन लगाया, तो ये एमबीबीएस में फोरेंसिक साइंस की बुक आती है, आप वहां पर पढ़ते हो। ठीक है, इसके अलावा लॉ है क्या और उसका मीनिंग क्या है। लॉ इज ए सेट ऑफ रूल्स जिसमें ऑब्लिगेशंस हैं, या
जो भी गवर्नमेंट बनाती है रूल्स बनाती है कि आपको इनको फॉलो करना है, और ये रूल बनाए जाते हैं लोगों के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए रूल क्यों जरूरी है? जैसे मान लो आपका कॉलेज है, तो आपके कॉलेज में कोई एक तो है नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन आप मेनली तब बोलते हो जब वहां पर 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं। वहां पर आपका फैक्ट्री एक्ट भी काम करता है। फैक्ट्री एक्ट का मतलब होता है जहां पर एक से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, और फैक्ट्री एक्ट में आपसे 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकता कोई। अगर कोई करा रहा है तो उसके लिए उसको आपको जो है एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा उस काम के लिए। ठीक है, फैक्ट्री लो ये कहता है, लेकिन कंपनीज में 9 घंटे 12 घंटे काम कराते हैं। ठीक है, तो ये बात आप वहां जाके मत बोल देना जॉब लगे तो कि 12 घंटे काम नहीं करूंगा 8 ही करूंगा। तो वो ठीक है, बुक्स वगैरह में ठीक है, पर वहां पर जो है मेनली होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन पर भी रूल आपके लागू होते हैं। ठीक है। अब लॉ इज ए ब्रॉड टर्मिनोलॉजी विच इंक्लूड स्टैट्यूट्स, एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डर्स एंड ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है कि कुछ में संशोधन करना। संशोधन का मतलब क्या होता है कि ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसको हिंदी में कई बार आप अमेंडमेंट भी बोल देते हो। अमेंडमेंट एक्चुअली टर्म है संशोधन के लिए। ऑर्डिनेंस वगैरह ये है कि कुछ आप ड्राफ्ट बना के लॉ लेके आए। अब अमेंडमेंट करना है किसी चीज में, मतलब कुछ चेंजेस लाने। जैसे मान लो, जैसे आप लोगों को बोला हुआ है कि आप लोगों को आई कार्ड डालना है। ठीक है। अब आप लोग आई कार्ड, आपको ये बोल दे कि अभी आप लोग को लंच में भी डालने के लिए कोई टीचर टॉक देता है, आपको इतना अमेंड कर दें कि लंच में और लैब में आपको आई कार्ड नहीं डालना है। तो वो क्या होगा, वो रूल में अमेंडमेंट हो गया, चेंजेस हो गए, और ये करने पड़ते हैं टाइम के साथ। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो हमारे लोग अब पुराने टाइम वाले तो है नहीं कि वहां पर पहले वो बैलगाड़ी चलती थी, तो अब बैलगाड़ी के हिसाब से रूल्स बना दोगे, तो अमेंडमेंट जरूरी है। ठीक है। एक्ट, रूल्स, इसमें आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो वहां पर हिंदी में आप कई बार देखते हो अनुसूचियां, इस तरीके से। ठीक है। लेखक, कथन कुछ इस तरीके से आते हैं, इनको आप आर्टिकल्स वगैरह बोलते हो। जैसे आर्टिकल 370 था, ये कश्मीर से रिलेटेड था। आर्टिकल 21 है, ये आपका इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है। ठीक है। आर्टिकल 17 है, 19 है, ये कुछ आर्टिकल्स थे। ठीक है, जो आपको मेनली आपके फंडामेंटल राइट्स देते हैं। ठीक है, जैसे 420 का वो एक आपकी धारा है। अच्छा, और जो सजा होती है आपको, वो आईपीसी के अकॉर्डिंग होती है। आईपीसी इज इंडियन पीनल कोड। ठीक है, भारतीय दंड संहिता, ऐसे बोलते हैं इसको, इंडियन पीनल कोड। वैसे फार्मा में देखोगे तो इसका मतलब इंडियन फार्मास्यूटिकल काउंसिल है। ठीक है। वैसे आईपीसी को हम वैसे बोलते हैं, वैसे नॉर्मल मीनिंग इंडियन पीनल कोड होता है, भारतीय सजा संहिता या दंड संहिता इसे बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद लेजिस्लेशन और लेजिस्लेशन में क्या फर्क है? जैसे आप लोग पार्लियामेंट को जानते हो। ठीक है, पार्लियामेंट में क्या है, आप उसको क्या बोलते हो, लेजिस्लेशन असेंबली बोलते हो। ठीक है। अब जहां पर आपके चुने हुए लोग बैठते हैं, ज्यादातर उस चीज के लिए आप टर्म जो है लेजिस्लेशन यूज करते हो कि लेजिस्लेशन असेंबली है, जहां पर आपके लॉ बनते हैं। जैसे आपको स्कूल में बोल देते थे कि असेंबली में आके इकट्ठे हो जाओ प्रेयर के टाइम पे। ठीक है, तो आप लोगों की असेंबली है, आप लोग वहां लॉ लॉ नहीं बना रहे हो, इसलिए उसको असेंबली बोला है। लेजिस्लेशन मतलब कि आपके द्वारा जो चुनी हुई सरकार है, जब वो लोग वहां पर आके खड़े होते हैं और वो लॉ बनाते हैं, तो वो लेजिस्लेशन है। जैसे अभी मान लो अभी सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, और एक जो विपक्ष में है वो कांग्रेस की गवर्नमेंट है। तो बीजेपी की गवर्नमेंट ही लॉ बनाएगी, क्योंकि वो अभी रूलिंग है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस रूल बना देगी कोई। ठीक है। रूल नहीं बोलते, जनरली हम इसको बिल बोलते हैं। ठीक है, बिल बोलते हैं कि ये बिल आया है। ठीक है। और जो है कांग्रेस अभी कोई रूल नहीं बना सकती। जो पार्टी अपोजिशन में होती है, उसका काम कोई भी बिल आए उसका अपोज करना है। वो रेयरली कभी जो है सपोर्ट करती है। जैसे इंडिया में एफडीए आया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से आप इतनी ग्रोथ देख रहे हो। ये कांग्रेस के टाइम पे आई थी, जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम आई थी। अगर वो ना आई होती तो आप जितना अभी डेवलपमेंट देख रहे हो वो नहीं हुआ होता। ठीक है। राजीव गांधी के टाइम पे ही राजीव गांधी जो है वो कंप्यूटर को लेके आए थे इंडिया में, 1991 या 2 के अराउंड। अगर ये ना आया होता तो आप देख लो कि आप बिना कंप्यूटर के कैसे काम कर रहे होते,
और उस टाइम बीजेपी ने बहुत विरोध किया था इसका। हालांकि मैं तो अभी मेरा बॉर्न नहीं हुआ था पर पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उस टाइम पर वो था। लेजिस्लेचर क्या होता है कि असेंबली विच हैव अथॉरिटी टू मेक लॉज। जैसे आपके कॉलेज में किसके पास जो अथॉरिटी है, प्रिंसिपल के पास, डायरेक्टर के पास, कुछ और एचओडीज हैं, उनके पास अथॉरिटीज है। बाकी टीचर्स क्या है, वो सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं कि आप स्टूडेंट के फेवर में ये काम कर दो, ठीक है। ये चीजें, ठीक है। तो ये आपका लेजिस्लेचर है कि अथॉरिटी टू मेक लॉ। अब जैसे ये असेंबली है, असेंबली आपकी दो तरीके की होती है अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूं, ठीक है। एक मिनट। तो पार्लियामेंट में आपके दो हाउस होते हैं, एक को आप बोलते हो लोअर हाउस और एक को आप बोलते हो अपर हाउस, ठीक है। लोअर हाउस को आप लोकसभा बोलते हो। जो भी मोदी जी ने वो नया पार्लियामेंट बनाई है उसमें ये दोनों हाउस हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस। अपर हाउस राज्यसभा को बोलते हैं, ठीक है। जो लोकसभा है उसमें 452 मेंबर हैं आपके टोटल, जिसमें से 445 ऑलमोस्ट प्रेजेंट होते हैं। दो एंग्लो इंडियन है। एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है कि बाहर से लोग आए, उन्होंने इंडिया में शादी करी और वो बस गए, तो ये दो लोग उनको रिप्रेजेंट करते हैं। राज्यसभा की सीटें आई थिंक 250 है और 255 अराउंड सीटें जो है वो बढ़ती है। अब जो गवर्नमेंट है इस साल इनको बढ़ा रही है, इसलिए नई पार्लियामेंट बनाई है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। जैसे 100 करोड़ से 140 करोड़ हुई, तो अब लोगों को ज्यादा जो है पॉलिटिशियंस की जरूरत है, ज्यादा एमएलए और एमपीज की जरूरत है, इसलिए वो नई संसद बना रहे हैं, ठीक है। अब पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस होता है और जो अपर हाउस होता है, जो लोअर हाउस का स्पीकर है, ठीक है, वो इन्हीं 445 मेंबर में से चुना जाता है, ठीक है। जैसे इस टाइम पर जो स्पीकर है, आई थिंक मुझे याद नहीं है कौन है, कोई नया अभी सिलेक्शन हुआ है, तो वो है, मतलब जब से ये चेंजेस हुआ है। अपर हाउस का जो स्पीकर है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। जैसे अभी जगदीप धनखड़ है जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, वो राज्यसभा के स्पीकर है, ठीक है। राज्यसभा को आप अपर हाउस बोलते हो, लोअर हाउस आप जो है पार्लियामेंट उसको लोकसभा को बोलते हो। मुझे नाम याद नहीं आ रहा पर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपकी सीटें। अब आपको पता कैसे लगेगा कि लोकसभा के मेंबर कौन चुनेगा और राज्यसभा के मेंबर कौन चुनेगा, ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोगों को, मुझे नहीं पता पॉलिटिक्स कितना स्ट्रांग है, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताऊं, आप लोग जो इलेक्शन होते हैं, तो दो इलेक्शन होते हैं, एक स्टेट के होते हैं, मान लो स्टेट हरियाणा है, और एक आपके होते हैं इलेक्शन सेंटर के, जिसको आप यूनियन भी बोल देते हो, इंडिया में सेंटर बोलते हैं। हरियाणा के जब इलेक्शन होते हैं तो उसके थ्रू आप एमएलए को चुनते हो, और एमएलए को चुनने के बाद वहां से आपको एक सीएम मिलता है, ठीक है। ये आपके हरियाणा के इलेक्शन है, ये भी अभी 2024 में होंगे, ठीक है। और जो आपका सेंटर के इलेक्शन है, जो मोदी जी वाले इलेक्शन है, ये भी आपके 2024 में है। आपको दो बार वोटिंग के लिए जाना पड़ेगा, एक बार हरियाणा के लिए और एक बार सेंटर के लिए। जब आप बीजेपी या कांग्रेस को वोट दोगे यहाँ पर, तो क्या होता है, जब जिस पार्टी के पास 3/4 ऑफ टोटल सीट है, मतलब बहुमत की सरकार जो बोलते हैं, उसका मतलब क्या है कि आपके पास 550 सीट है, तो इसका 3/4 जिसके पास प्रेजेंट है वो गवर्नमेंट, उसकी गवर्नमेंट बनेगी, चाहे वो किसी से समर्थन ले ना ले, वो आपकी इच्छा है। इतनी सीटें होनी चाहिए 3/4, ठीक है। तो मान लो जो आपको पसंद है उसकी सरकार आ जाती है, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ तो बीजेपी की आगे चलो, जैसे दोबारा से आगे, तो बीजेपी के जो मेंबर्स हैं उन्हीं में से स्पीकर चुना जाएगा, वहीं ज्यादातर चुनता है। तो ये जो मेंबर है ये जाके लोकसभा में बैठेंगे, ये राज्यसभा में नहीं बैठेंगे। अब तो क्वेश्चन आता है कि ये राज्यसभा के मेंबर कहाँ से आ गए भैया, ठीक है। तो राज्यसभा के मेंबर जनरली ये लोग चुनते हैं, राज्यसभा का कोई इलेक्शन नहीं होता है, इलेक्शन हमेशा लोकसभा के लिए होता है। राज्यसभा में क्या होता है, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, कि ये 545 लोग किसी को नॉमिनेट कर देंगे, ठीक है। अब मान लो जैसे 550 लोग हैं, इन्होंने किसी एक्ट्रेस को नॉमिनेट कर दिया, मतलब स्टेट वाइज नॉमिनेट होते हैं कि इस स्टेट से इतने लोग नॉमिनेट होंगे। जैसे सनी देओल को नॉमिनेट कर दिया, या कोई एक्ट्रेस को नॉमिनेट कर दिया, मान लो कैटरीना कैफ को नॉमिनेट कर दिया, इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। तो ये सारे नॉमिनेटेड मेंबर है, ठीक है, राज्यसभा में। और एक बिल को पास कराने के लिए दोनों हाउस से, अपर हाउस और लोअर हाउस, दोनों हाउस में से बिल को पास होना जरूरी है, तब वो लॉ बनता है। जब पास हो जाता है तो उसके ऊपर राष्ट्रपति जो है वो साइन कर देता है।
राष्ट्रपति और गवर्नर का काम इंडिया में ज्यादा नहीं है, सिर्फ साइन करने के लिए रखा हुआ है और कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है, उनका काम सिर्फ साइन करना है कि जो गवर्नमेंट कर रही है करते रहे, कुछ ले आओ हम साइन मार देंगे। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे लोकसभा आपका कोई बिल पास करती है, ठीक है, तो वो बिल कहाँ जाता है, वो राज्यसभा में आता है। और राज्यसभा के पास 14 दिन का टाइम होता है कि वो इस बिल को पास कर दे। और ये जब बिल पास हो जाता है तो उसमें प्रेसिडेंट साइन कर देता है और आपका लॉ बन जाता है। कांग्रेस के टाइम पे अपने जो पॉलिटिशियंस हैं उनको बचाने के लिए नॉर्मली तो 14 दिन की प्रोसेस होती है, कांग्रेस ने एक दिन में नया कानून बना के अपने पॉलिटिशियंस को कई बार बचाया हुआ है। ठीक है, ताकि कानून बदल गया एक ही दिन में, गवर्नमेंट उनकी है तो उनके पॉलिटिशियन बच जाएंगे। ठीक है, इस तरीके की चीजें होती रहती है। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा जो है डिस्क्रिप्शन है चीजों को लेके, ताकि आपको समझ में आ जाए। न्यूज जो देखते हो लोग चिल्ला रहे होते हैं, एक्चुअली आप न्यूज देखोगे, हिंदी न्यूज देखोगे और इंग्लिश न्यूज देखोगे, आपको दिन रात का अंतर पता लगेगा। हिंदी न्यूज में जो टारगेट ऑडियंस है वो अनपढ़ ज्यादा है। ठीक है, हिंदी न्यूज में मैं बात कर रहा हूँ। अब इंग्लिश न्यूज में क्या है, टारगेट ऑडियंस पढ़ी लिखी ज्यादा है, एजुकेटेड ज्यादा है, तो वहां पर जो एड्स आती हैं वो भी उसी तरीके की आती है। यहाँ पर एड क्या आ जाएगी, गेंडा फिनाइल की, है वो न्यूज चैनल, इस तरीके की। तो यहाँ पर एड्स भी उसी तरीके की आती है, जैसे फॉरेन टूर की एड आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी की एड आ जाएगी, जो बड़ी यूनिवर्सिटी है इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, कोई इंटरनेशनल न्यूज की लेवल आपकी जो है न्यूज आ जाएगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप थोड़ा ना जो मार्केटिंग वाले चैनल हैं, जो ये शेयर मार्केट से ज्यादा न्यूज बताते हैं, जैसे जी बिजनेस या वैसे, इनका थोड़ा आप देखोगे ना, आपको वहां से एटलीस्ट कुछ फार्मा कंपनीज पता लगेंगी, कुछ आपको फूड की कंपनीज पता लगेंगी। आपको ये पता लगेगा कौन सी फार्मा कंपनी क्या बनाती है, कैसे काम करती है, वर्ल्ड लेवल पे कैसे डील्स होती हैं। आपको थोड़ा सा ना ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा। यहाँ पर ये मंदिर मस्जिद पे डिबेट करा के ना आप लोगों को बेवकूफ बहुत आसानी से बना देते हैं। ठीक है, तो वो चीज आपको ठीक है अच्छा लगता होगा, वो चिल्ला रहे हैं, लड़ाई देखने में सबको मजा आता है। ठीक है, पर वो जो आप चीज देखोगे ना इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स, तो आपको ओवरऑल जो है वो डेवलपमेंट थोड़ा सा मिलेगा। कोई कोई भी नई ड्रग मार्केट में आती है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव करता है, तो वो बिजनेस न्यूज चैनल्स पर हमेशा आती है। और ये क्वेश्चन आपसे नाइपर में पूछा जाता है कि पिछले एक साल में कौन सी ड्रग को एफडीए ने अप्रूवल दिया है, वो कौन सी कंपनी की ड्रग है। ठीक है, आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए ना कि विक्स कौन बनाता है, या जो आपकी विस्पर कौन बनाता है, डिटॉल कौन बनाता है, ये सारी फॉरेन की कंपनीज बनाती हैं, इंडिया की एक भी कंपनी नहीं है। ठीक है, आप सोचते होगे कि आप इंडिया के प्रोडक्ट खरीद रहे हो, बिल्कुल नहीं खरीद रहे हो। ये सारे प्रोडक्ट आपके बाहर से हैं, डिटॉल तक इंडिया में नहीं बनता, ये भी बाहर की कंपनी का है। प्रोटेक्टर एंड गैम्बल, ये बाहर की कंपनी है, जो आपको इतने प्रोडक्ट देती है कि आपको पता ही नहीं है। सबसे पहले इंडिया में जो अ, ये पैड्स आते हैं, सैनिटरी पैड्स, वो यही कंपनी लेके आई थी, और ये बहुत पुरानी कंपनीज हैं। ठीक है, अब तो इंडिया में चलो कॉपी करके सीख लिया, वरना इन्हीं का ही चलता है सब। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा इंट्रो था। इसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली। अब मैंने आपको बता दिया कि लेजिस्लेशन ऑफ यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ राज्यसभा है और वहाँ लोकसभा है। ठीक है, राज्यसभा में स्पीकर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। लोकसभा में जो 545 मेंबर है उसमें से ही चुना जाता है। ठीक है, ये रिपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, मतलब साइन जो है प्रेसिडेंट करता है। स्टेट में क्या होता है, जैसे जो एमएलए चुनते हो, जैसे आपको किसी को सीएम बनाना है, जैसे दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाना है, तो आप कांग्रेस के एमएलए चुनोगे। अब इन एमएलए में से आपसे जो है आप एक को सीएम बना दो। ठीक है, और ये रिपोर्ट करते हैं गवर्नर। तो ये जो होता है ये लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको आप विधानसभा बोलते हो। कुछ स्टेट में विधान परिषद भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ज्यादा में नहीं है, 6 में है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जैसे अब दिल्ली है, दिल्ली कोई स्टेट तो है नहीं, पर उसकी भी असेंबली है। ठीक है, तो दिल्ली स्टेट नहीं है, चंडीगढ़ कोई स्टेट नहीं है, जम्मू जम्मू स्टेट है, लेकिन लद्दाख कोई स्टेट नहीं है। तो ये क्या है, ये यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है कि जहां पर सरकार तो रहेगी, लेकिन जो रूल चलेगा वहां पर वो चलेगा सेंटर का। ठीक है, वहां पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो गवर्नर है उनका रूल ज्यादा चलेगा। जैसे केजरीवाल बोलते रहते हैं ना कि हमारे काम में जो है वो गवर्नर जो है पार्टिसिपेट कर रहा है,
क्योंकि गवर्नर को इनको रिपोर्ट करना पड़ता है और गवर्नर इनमें जो है अ, जो ऑर्डर है वो पास कर सकता है, किसी फाइल को रोकना है तो रोक सकता है। ठीक है, दिल्ली में इसलिए वो जो, क्योंकि दिल्ली यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, तो इसलिए वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए दिल्ली में फाइल अटक रही है, कुछ और अटक रही है, वो इसलिए बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट है। इसके अलावा आपको मैं बताऊं दिक्कत कहाँ आती है इंडिया में, सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है। पहली दिक्कत तो ये है इंडिया में कि स्टेट के पास अपनी पावर है, काम भी नहीं होते हैं इसलिए, और सेंटर के पास अपनी पावर है। इन पावर्स का क्लियर डिवीजन नहीं है। ठीक है, अब मान लो आप दिल्ली में जाते हो, तो दिल्ली में आपको पेट्रोल 90 रुपए मिलता है, हरियाणा में 95 रुपए मिलता है, तो पूरे देश में एक नहीं मिलेगा। हालांकि जीएसटी लगा हुआ है जो कि पूरे देश में कॉमन है, फिर भी स्टेट जीएसटी, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी। ठीक है, तो ये अलग अलग स्टेट अलग अलग लगाते हैं, इसलिए आपको हर स्टेट में चीजें अलग अलग मिलती है। ऐसे ही मान लो अब सेंटर में किसकी गवर्नमेंट है, बीजेपी की है। अब जो वेस्ट बंगाल है वहां टीएमसी की गवर्नमेंट है, तो इन दोनों की हमेशा लड़ाई रहती है। ठीक है, इसलिए नुकसान स्टेट के लोगों का होता है। अब मोदी और केजरीवाल कभी दोस्त तो हो नहीं सकते, इनमें हमेशा झगड़ा रहेगा, तो नुकसान किसका होगा, उस स्टेट के या उस यूटी के लोगों का। ठीक है, अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अल्कोहल को कम करना चाहती है और दिल्ली में नए ठेके खोल दिए, तो वो अपोजिट काम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है स्टेट के साथ हमारा नहीं है। और जो आप पॉइजन वगैरह देखते हो, जो ड्रग्स देखते हो, उसको कंट्रोल स्टेट करता है। तो फार्मा में ये बड़ी दिक्कत है कि जो पॉइजनस ड्रग है उसका जो मेन जो कंट्रोल है वो स्टेट के पास है। ऐसे ही जो तेजाब वगैरह है उनका मेन कंट्रोल स्टेट के पास है, सेंटर के पास नहीं है। तो फार्मा में ये भी दिक्कत है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में चुनते हो, उनको आप एमपी बोलते हो। ठीक है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। आप दिल्ली में जाओगे, लुटियन दिल्ली में जो लुटियन ने बनाई थी, मतलब उसका डिजाइन तैयार किया था, वहां पर ये लोकसभा राज्यसभा के जो सांसद है इनका घर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, बिल क्या होता है, जैसे आप लोग कोई प्रोजेक्ट लिखते हो, 8th सेम में आप लोग प्रोजेक्ट लिखोगे या आपके जो फ्रेंड है वो प्रोजेक्ट लिख रहे होंगे, तो वो क्या करेंगे, प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद उसकी एक फोटोकॉपी कराएंगे और टीचर को दिखाएंगे कि देखो हमने ये प्रोजेक्ट किया, ये ठीक है या नहीं है। तो उस चीज को आप ड्राफ्ट बोलते हो। ठीक है, जब वो फाइनल नहीं है लेकिन उसकी फोटोकॉपी है कि उसमें कुछ ठीक करना है तो बता दो, फिर हम फाइनल बोलेंगे, तब आप उस बिल को एक ड्राफ्ट के नाम से जानते हो। ठीक है, और जो आपका पार्लियामेंट है उसमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी भी होती है जो उस बिल को देखती है इसमें सब कुछ ठीक ठाक लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, प्रेसिडेंट पास करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो बिल जो है वो विधानसभा में आएगा और उसको जो है उस पर साइन कौन करेगा, पास होने के बाद गवर्नर करेगा। जनरली मान लो कोई बिल अगर रिजेक्ट हो जाता है, जैसे किसान वाला बिल था, वो रिजेक्ट हो गया, तो उसको हिंदी में बोलते हैं कि वो बिल गिर गया। ठीक है, जो न्यूज चैनल्स आपके चलाते हैं वो इस तरीके से चलाते हैं कि जो किसान वाला जो बिल था वो बिल गिर गया, मतलब अप्रूव नहीं हुआ है, वो कानून नहीं बना है। ठीक है, वो इस तरीके से बोला जाता है। नेक्स्ट, आपकी 3 अथॉरिटी है, जनरली हिंदी में, इंग्लिश में बोले तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। लेजिस्लेटिव का मतलब है जो लॉ बनाते हैं, उसको बोलते हैं विधायिका, मतलब लॉ बनाने वाले। विधि का मतलब एक तरीके से आप लॉ लगा लो। ठीक है, तो वो आपको लॉ बनाने वाले को विधायिका बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव को आप बोलते हैं कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका मतलब क्या है कि जो लॉ को जो है आपका फोर्स में लेके आएगी, मतलब लागू करवाने में हेल्प करेगी। और जुडिशियल क्या है, जुडिशियल का काम है सजा देना, कि जो लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसको सजा दी जाएगी। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, ये इंडिया की गवर्नमेंट के 3 जो है बैकबोन। लेजिस्लेटिव देखो इस तरीके से संसद बनाया है, और उसके बाद ये आपका स्टेट वगैरह बनाया है कि पास करो, लोगों को लगाओ। ठीक है, और फिर आपका जुडिशियल बनाया। तो ये 3 सुप्रीम अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो ये मेन आपके ब्रांचेस है। हिंदी में मैंने पढ़ा है तो इसको विधायिका, इसको कार्यपालिका और इसको न्यायपालिका बोलते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें 7th शेड्यूल में यही बताया गया है कि स्टेट के पास क्या पावर है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है,
ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। हालांकि क्लियर कट डिवीजन कहीं भी नहीं है। जैसे अभी जो है गवर्नमेंट की एक योजना है आयुष्मान भारत, ठीक है, जिसमें वो गरीबों को 5 लाख तक इलाज देते हैं फ्री में। अब कुछ स्टेट इसको लागू करते हैं, कुछ स्टेट इसको लागू नहीं करते, ठीक है। वो कहते हैं हमारी पॉलिसी जो हेल्थ से रिलेटेड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी से ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि स्टेट की पावर और यूनियन गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी पावर के बीच में जो है आपका कॉन्फ्लिक्ट है। तो यूनियन लिस्ट वन, स्टेट लिस्ट वन और कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों की पावर्स आ जाती है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है। इसके बाद चलो ये तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो लेजिस्लेटिव में राज्यसभा है जिसके अंदर 250 सीट है, लोकसभा जिसके अंदर 545 सीट है, ये लेजिस्लेटिव का पार्ट है, मतलब विधायिका जो कि कानून को बनाएगा, लॉ को बनाएगा। एग्जीक्यूटिव जो कि लागू कराने में हेल्प करते हैं, मेनली तो प्राइम मिनिस्टर का रोल है। ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है, इनका काम मेनली साइन करने का, बस इनको साइन करने के पैसे देते हैं। लेकिन जैसे अब यूएस जाओ तो यूएस में वो उल्टा है। यूएस में पीएम का काम सिर्फ साइन करने का, वहां प्रेसिडेंट का काम प्राइम मिनिस्टर की तरह है, जैसे हम मोदी जी की तरह। अभी कौन है वहां पे, बिल, पता नहीं बिल्डन क्या नाम है कुछ, ठीक है। इससे पहले ट्रम्प था, अब वो बिल्डन की जो भी है मुझे नाम याद नहीं है। तो उनका भी जो है वो क्या है, वो प्रेसिडेंट है, लेकिन सारा काम जो देश का है वो वही देखते हैं। इंडिया में क्या है, सारा कौन देखता है, नरेंद्र मोदी देखते हैं, ठीक है। तो वहां पर उल्टा है, कुछ स्टेट में पीएम को ज्यादा पावर है, कुछ स्टेट में प्रेसिडेंट को ज्यादा पावर है, ठीक है। आप बोलो कि सबका कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की तरह हो तो नहीं होगा। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसे इलाहाबाद कोर्ट हो गया या कुछ और कोर्ट, कोई कोर्ट हो गया। इलाहाबाद कोर्ट हाई कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसे आपका मैजिस्ट्रेट लेवल पे जो कोर्ट होते हैं वो कोर्ट हो गए, उनको आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल देते हो, या फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट। जैसे अगर कोई रेप वगैरह का केस है तो वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाता है इंडिया में, ताकि जल्दी से उसका जो भी मौत वगैरह होना है होके फैसला दे, ठीक है। पहले नहीं था, एक एक दो इंसिडेंट्स के बाद उसको फास्ट ट्रैक में डाल। तो ये जुडिशरी का पार्ट होता है, तो ये ब्रांचेज है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये आपको समझ में आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब आप ये देखो, इसके बाद लोकल गवर्नमेंट, चलो आपको स्टेट तक तो समझ में आ गया, अब आप विलेज तक कैसे पूछोगे। विलेज के बाद स्टेट बोलते हो, आप डिस्ट्रिक्ट बोलते हो, डिस्ट्रिक्ट के बाद आप विलेज, सिटी, इस टाइप पे आ जाते हो, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट में क्या है, पंचायत है और एक नगर पालिका है, ठीक है। पंचायत आप डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो सकती है, इंटरमीडिएट और विलेज। ये जो पंचायत राज है ये राजीव गांधी ही लेके आए थे, ताकि विलेज तक तो जो है हमारी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो विलेज तक पहुंचे। तो ठीक है, वो राजीव गांधी लेके आए थे। तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत, विलेज पंचायत, यहाँ पे सरपंच वगैरह जो है वो होते हैं आपके, जो थोड़ा बहुत फैसला कर देते हैं जैसा भी उनको समझ में आता है। नगर पालिका में क्या है, जैसे बड़े शहरों में वहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, जैसे दिल्ली में क्या है, एमसीडी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ठीक है। किसी और स्टेट में जाओगे वहां कुछ अलग नाम से मिलेगा, जैसे मुंबई में बीएमसी है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो बड़े मेट्रो शहर है वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मिलता है। जो मेट्रो शहर नहीं है जैसे म्युनिसिपल काउंसिल मिलता है, नगर निगम, नगर पालिका और नगर निगम। जैसे आप नगर निगम देखोगे, जैसे सिटी है रोहतक है, तो रोहतक में वहां नगर निगम मिलेगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं मिलेगा। हालांकि टाइम के साथ ये चेंज हो सकता है कि अगर उस सिटी की या उस डिस्ट्रिक्ट की आबादी बढ़ जाए तो चेंज हो जाए। एक होता है नगर पंचायत, ये कस्बों में मिलती है, जो आपके टाउन है वहाँ पंचायत नहीं मिलेगी, वहाँ आपको नगर पंचायत मिलेगी, ठीक है। ये थोड़ा सा फर्क रहता है इन दोनों में, काम वही करते हैं। किसी का जमीन का मैटर है, सुलझा दिया, भाई बहन में झगड़ा है प्रॉपर्टी को लेके, किसी की वाइफ भागी, कुछ हो गया, तो वो सारे ये चीज देख लेते हैं, ठीक है। किसी ने गोली मार दी, वो सब यही आपका करते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। किसी को कोई डाउट हो, ना समझ में आया हो, बताओ। अब मैं थोड़ा सा ना आपको फार्मा पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ। ये तो आपको जनरली मैंने लॉस के बारे में बताया। फार्मा में क्या है, जैसे आप लोगों की जॉब लगती है या आप एम फार्मा करते हो ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, ठीक है। आप लोगों ने सब्जेक्ट भी सुना होगा, आपके 8th सेम में भी आएगा, इसी में आपको जनरली कॉलेज वाले प्रोजेक्ट करा देते हैं। अब इंडिया का लॉ अलग है। इंडिया में पता है कि अगर आपको फ्लेवरिंग एजेंट डालना है तो आप चॉकलेट डाल सकते हो,
हो सकता है श्रीलंका का जो लॉ है वहां पर आप चॉकलेट फ्लेवर उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके फार्मेसी एक्ट में ना हो, और आपको अपनी प्रिपरेशन श्रीलंका में भी बेचनी है। तो ये सारी चीजें ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में आती है। अब कितनी कंट्रीज हैं, हर एक कंट्री का अपना फार्मा को लेके लॉ एंड रेगुलेशन है, ठीक है। हो सकता है जैसे इंडिया में विक्स 500 चलती है, वो बदन दर्द सर दर्द के लिए, यूएस में बैन है, ठीक है। तो वो सारी चीजें ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स के अंडर आती है कि हम ये सॉल्वेंट यूज नहीं करते, हम ये कलरिंग एजेंट यूज नहीं करते, हमारे यहाँ पर बेचने के लिए आपको ये ड्रग की सेफ्टी प्रोफाइल चेक करा लेनी चाहिए, हमें ये रिपोर्ट चाहिए, हमें ये रिपोर्ट चाहिए, वो सारा ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर आता है। जनरली इसमें आप यूएस मार्केट को स्टडी करते हो, यूएस एफडीए को, यूरोपियन एफडीए को, इंडिया में आओगे तो आपको सीडोएस को, सीडीएस को, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो देखता है इंडिया में कौन सी ड्रग आएगी, कौन सी ड्रग नहीं आएगी, किस प्लांट को अप्रूवल देना है, किस प्लांट को अप्रूवल नहीं देना है, वो सीडीएस को देखता है, ठीक है। हर एक कंट्री की अलग अपनी एजेंसी है जो ये सारे काम करती है, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स वाली, ठीक है। तो फार्मा में ये आपकी जॉब प्रोफाइल बनती है जूरिस से। इसके अलावा जिनको मेडिकल शॉप खोलनी है, प्लांट सेटअप करना है, जो भी करना है, उसका रास्ता जूरिस से निकलेगा। एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। वैसे तो मेन चीज क्या है, जो बुक्स में लिखा है वो सब कुछ लागू नहीं होता है। वहां तो ये देखना होता है कि अगर पैसे देने भी हैं तो किसको देने हैं, तो वो चीज आपको समझ में आ जाए एटलीस्ट जूरिस पढ़ने से, कि रिश्वत देनी है किसको देनी है, किसी गलत बंदे को दे दो और काम भी ना हो, ठीक है। तो ये भी आपको एटलीस्ट समझ में आ जाना चाहिए। वो छोटी सी एक रिटेल शॉप खोलने के लिए भी आपको 15-20 हजार रुपये रिश्वत देनी पड़ जाती है ड्रग इंस्पेक्टर को, ये रियलिटी है। आप कितना जूरिस पढ़ जाओ, जो एक्चुअल प्रैक्टिकल चीजें है ना वो ग्राउंड पे ऐसी ही है। जूरी अब ठीक है जीपेट के लिए पढ़ रहे हो या वैसे पढ़ रहे हो, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आपको ऐसे ही काम करना पड़ेगा। अगर आप अड़ के खड़े हो जाओगे तो आप काम नहीं करोगे, काम नहीं होगा आपका, ठीक है। आप केस कर लोगे, लड़ लो, केस में इतना पैसा लगा दोगे, बाद में लगेगा कि रिश्वत दे लेनी चाहिए, ठीक है। मैं मतलब करप्शन को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अपना काम जैसे हो रहा है कर लो और निकल लो, ठीक है। सुधारने वाले वो सुधार लेंगे बाद में। किसी को डाउट है तो बताओ। इस लेक्चर से आपका मुश्किल से शायद कोई एक क्वेश्चन आ जाए, मुझे लगता नहीं एक भी आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट था समझने के लिए कि लॉ बनता कौन सा है, बनाता कौन है, क्यों बनाता है, लागू कैसे होता है। न्यूज चैनल अच्छे से समझ में आ जाएंगे, इससे इतना कंफर्म है कि न्यूज कैसी देखनी है, कौन सी देखनी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। आप बताओ किसी को कोई डाउट है तो इस क्लास में। कोई नॉर्मल डाउट भी पूछ सकते हो, फार्मा का नहीं है तब भी चलेगा। अरे मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ क्या। हेलो, हेलो। अरे भाई जूरी सही सही में बोरिंग है क्या। ठीक चल रहा है। बाकी लोग, विधि, निशा, मोनिका। चलो ठीक है, आप लोग लीव कर दो, कल मैं आपको जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, ठीक है।